morning to all of you. हमारी वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी संरचनात्मक विशेषताओं को हमने कल की कक्षा में देखा था। उसमें भली भांति रूप से हम लोग जान चुके हैं कि वाणिज्य क्या है या उससे संबंधित शब्द संपदा, प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा, पारंपरिक व्यापारिक शब्दावली, अरबी और फारसी को देखा, अंग्रेजी शब्दावली को देखा और उसके साथ ही अन्य प्रयुक्त जो शब्दावली होती है उसे भी हमने देखा। उसी के साथ साथ नवनिर्मित शब्दावली, विशेष शब्दावली को भी देखा। समानांतर माने जो एक जैसा होते हैं उनको भी देखा। शब्द रचनागत विशिष्टताओं को हमने देखा। वाक्य विन्यास के अंश को देखा, जिससे लेन देन के संबंधित जो क्रियाएं होती है उसके संदर्भ में। उपप्रयुक्ति के आधार पर वाक्य रचना कैसे होती है वो भी हमने देखा। उसके पश्चात अंतर्विभागीय एवं जनसंपर्क क्या होता है, और लास्ट वाला पॉइंट है अनुवाद प्रधानता यानी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, तो प्रशासनिक भाषा के जैसे ही वाणिज्य व्यावसायिक भाषा में भी अनुवाद की प्रधानता मूलतः पाई जाती है। खास तौर पर बैंकिंग है, बीमा है, यातायात है, इस प्रकार के तमाम ऐसा विषय है जिसमें संप्रेषण साहित्य में यह प्रवृत्ति जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात आती है आपकी संक्षिप्तियों का प्रयोग। तो संक्षिप्तियों का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी चीजों का आवश्यकता के अनुरूप लेना चाहिए। तो जैसे इस प्रयुक्ति में संक्षिप्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे विशेषकर लेखा कर्म के आधार पर, माने अकाउंटेंसी के आधार पर खा माने चालू खाता, खा प्रू माने खाता पृष्ठ, माने पंजीकरण संख्या। इस प्रकार के कई संक्षिप्तियां होती। संक्षिप्ति का मतलब होता है संक्षेपीकरण, है ना, जिसे शॉर्टकट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी का नाम यदि रामचंद्र होता है तो हम तुरंत रामचंद्र को रामचंद्र नहीं कहते, तो रामचरण कहते हैं। सेकेंडली रामचरण भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, तो रामचरण का हम लोग राम बना देते हैं, चरण को निकाल देते हैं। और फिर इस प्रकार की जो संक्षिप्तियां होती है वो हर किसी के नाम के आधार पर होती है। मानते हुए चलिएगा कि एक खेत है बड़ा सा, और एक खेत को छोड़कर आपके कॉलेज का जो रास्ता है वो सीधे सड़क पार है, लेकिन हम लोग सड़क के पार नहीं जाना चाहते बल्कि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल लेना चाहते हैं। तो ये शॉर्टकट कैसे होगा, तो हम खेत में ही बीच वाले हिस्से में पगडंडी डाल देंगे और वहां से हमारा रास्ता तैयार हो जाएगा। माने ये जो शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, यही शॉर्टकट का इस्तेमाल यहाँ शब्दों को उच्चारण करते समय भी प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा कौशल्य। अब देखिएगा कि भाषा कौशल्य में चार बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें श्रवण है, भाषण है, वाचन है और लेखन है। श्रवण का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया था उस समय में भी, और बुद्धि का ये इनपुट होता है या आउटपुट होता है, या हमें आज की तासिका में आप लोगों को बताना है। सबसे पहली और मूलभूत बात होती है कि श्रवण। तो श्रवण का मतलब क्या होता है वो बताइएगा। सुनना। यस, श्रवण का मतलब होता है सुनना। और भाषण, बोलना। वेरी गुड। अब देखिए श्रवण और वाचन, इन दोनों को, वाचन यानी क्या, पठन करना, है ना, जिसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, और लेखन का कार्य माने अपने लेखनी के माध्यम से जिसे अपन लिखते हैं। तो श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। तो श्रवण और वाचन को बुद्धि का इनपुट कहेंगे या आउटपुट कहेंगे। सुनते हैं तो हम लोग देते हैं किसी को या लेते हैं, वाचन करते हैं तो लेते हैं या देते हैं, इनपुट है या आउटपुट है। श्रवण और वाचन, ये दो शब्द जो है ये बुद्धि का इनपुट होगा या आउटपुट होगा।
श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, इनमें से इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, बताइए। इनपुट भाषण है। इनपुट भाषण है और क्या? श्रवण आउटपुट तेजल जी आप बात कर रहे हो। हाँ, आज देखिए श्रवण और इनपुट, भाषण आउटपुट है। हाँ श्रवण और वाचन क्या है? श्रवण और वाचन इनपुट है। वेरी गुड। आज हर्षिता नहीं जुड़ी क्या तेजल? हूँ मैम, मैं हूँ। हाँ तो फिर बताइएगा जल्दी से, इसमें से बुद्धि का इनपुट और आउटपुट कौन सा है? आज लेखन और भाषण, हाँ तेजल। लेखन और भाषण आउटपुट, श्रवण और एक क्या बोला आपने वो आपके सामने, वाचन। हाँ, इनपुट। आपके सामने है सब कुछ, देखिए। श्रवण वाचन, हाँ मैम वाचन भी इनपुट है। बताइए बताइए क्या कहाँ है ये बताइएगा हमें, जल्दी, समय नहीं है अपने पास। मैम श्रवण और ये वाचन, ये भी इनपुट है, और भाषण और लेखन आउटपुट है। तीसरा पॉइंट जो है मैम, श्रवण और वाचन बुद्धि का इनपुट है और भाषण और लेखन बुद्धि का आउटपुट है। उसे बड़े गौर से सुनिएगा, दिखिएगा, लिखिएगा। आप लोगों को ऐसे ही स्मॉल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई जी सवाल? मैम। हाँ, अब हम चलते हैं श्रवण पर। तो श्रवण क्या है? भाषा का ग्रहण प्रायः श्रवण के माध्यम से होता है। यदि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित ही आप उसे सुन रहे हो, है ना। और जब आप उसे सुनते हो तो सुनने के लिए मात्र श्रवण कौशल्य की आवश्यकता है ही नहीं। उसके लिए क्या चाहिए कि ध्यान पूर्वक आप लोगों को उसे आत्मसात करना चाहिए, सुनना चाहिए, वक्ता के आशय को ग्रहण करना चाहिए, तो श्रवण का कौशल्य होता है ना। अब जब हम लोग, यदि 17 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, तो 17 में से कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोगों आंसर दे पा रहे हैं, आप ही लोग देख रहे हो, है ना। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर को बताने का प्रयास किया। कई लोग ऐसे होते हैं सुन रहे हैं और छोड़ रहे हैं। चलो हमारी बात आएगी, हमारा नाम लिया जाएगा, तब हम अपना माइक ऑन करेंगे। ऐसे भी कई लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रवण करते समय हमें वक्ता के आशय को ग्रहण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए, और यही आशय होता है। श्रवण कौशल्य के तत्व, अब देखिए कि श्रवण कौशल्य के विकास में कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे यदि हम लोग चलते हैं आगे, तो श्रवण कौशल्य में यदि विकास के तत्वों की ओर देखते हैं, तो श्रवण कौशल्य में तत्व होते हैं उसके वक्ता के प्रति पूरी श्रद्धा। अब देखिए कि कैसे वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आप तो ऐसा ही मान रहे हो कि नहीं यार हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग लेक्चर्स ही नहीं करेंगे, है ना। विषय तो बहुत कठिन है, और फिर ये संप्रेषण है, भाषा है, कहाँ क्या लेकर जाते हैं हम कुछ समझ में नहीं आता। तो आपकी किसी भी प्रकार का वक्ता जो होता है, माने बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके प्रति असीम श्रद्धा आपको होनी चाहिए कि जो भी वक्ता हमारे साथ बोल रहा है वो ठीक ठाक ढंग से बोलेगा, हमारे जो पॉइंट्स है उसे क्लियर करेगा। जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, जब तक आप लोग किसी को सुनोगे नहीं, तब तक आप देखिए, जब तक हम अच्छा श्रोता, श्रोता अच्छा कब बनेगा, जब आप अच्छे वक्ता को सुनोगे। इसलिए सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही में जो व्यक्ति बोल रहा है,
तो उस व्यक्ति के प्रति आपको असीम श्रद्धा रखनी नितांत आवश्यक होती है। सेकेंड है विषय रुचिकर होना। अब देखिएगा कि यदि आपके रुचि का वो विषय ही नहीं होता है तो हम उसके संदर्भ में बात करना या उसके संदर्भ में सुनना बिल्कुल बेकार सा लगता है। मानते हुए चलेगा कि आपके घर में आपकी वो सहेली या आपके घर में वो मेहमान आए हुए हैं जिनको आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, होता है ऐसा। लेकिन जब आपके घर में वो लोग आ गए हैं या उनके विषय के भी संदर्भ में, उनके नाम के संदर्भ में जो कोई अपने घर में चर्चा कर रहे हैं तो वो विषय भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। अब बात करते हैं हम अपने व्याकरण की या अपने संप्रेषण की। तो यहाँ पर भी जो श्रवण करता होता है, माने जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ जो जिस विषय में वह सुनना चाहता है वो विषय भी रुचिकर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वक्ता की संप्रेषण शैली। दोनों पॉइंट्स यदि क्लियर हो गए हो आपको तो हम तीसरे पॉइंट पर जाएं, आपकी आज्ञा है। जी मैम। हाँ, अब देखिए वक्ता। यस मैम। धन्यवाद बेटा। वक्ता की संप्रेषण शैली कैसी हो? एक तो ऐसे कि जो आपके दिमाग तक पहुंच जाए, और दूसरी ऐसे कि जो आपके हार्ट तक पहुंच जाए, है ना। तो जो भी वक्ता हो उस वक्ता की संप्रेषण शैली कुछ इस प्रकार की भी होनी चाहिए कि बोलने वाला वक्ता केवल बोलते हुए न चले जाए बल्कि जो सुनने वाला श्रोता है उसके माइंड तक, उसके हार्ट तक पहुंच जाए, है ना। कई बार हम लोग यह फील कर पाते हैं कि लेक्चर्स तो सब कुछ देते हैं लेकिन कई लेक्चर्स ऐसे होते हैं हार्ट बाय हार्ट, माने ऐसा होता है कि हमारे दिल को छू गए। तो हर कोई जो वक्ता होता है उस वक्ता की संप्रेषण शैली यदि श्रोताओं के हार्ट तक पहुंच जाती है तो सबसे पहले और मूलभूत बात श्रोता की नहीं होती बल्कि वक्ता की होती है कि वक्ता की संप्रेषण शैली सुंदर एवं सुगठित होनी चाहिए, गहन होनी चाहिए और इतनी भी शुष्क नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े वाक्यों को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं और वो क्लिष्ट शब्दावली होती है, कठिन शब्दावली होती है जो पल्ले नहीं पड़ती है, जिस कारण वक्ता भले ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है लेकिन उसकी जो संप्रेषण प्रणाली है वह श्रोताओं को भाती नहीं है। इसलिए वक्ता की संप्रेषण शैली वहां के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिए। जिस प्रकार अब हम लोग चलते हैं एक फिल्म के दृश्य को, जिस प्रकार फिल्म में नायिका को यदि कैद कर रखा है उसके पिता ने, नायक उधर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है या नायक अस्पताल में एडमिट हो चुका है, तो जो संवेदना उस स्त्री की होती है, उस नायिका की होती है, नायिका रो रही है तो अनायासी हमारे भी आंखों से अश्रु की धारा निकलती है। अरे भाई, प्रोड्यूसर ने उसे प्रेजेंट करने के लिए या उसकी भूमिका को अदा करने के लिए ढेर सारे पैसे दिए, हम लोगों को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए पर फिर भी हम लोग क्यों रोते हैं? इसीलिए रोते हैं क्योंकि जो वहां का परिदृश्य है, वहां के परिदृश्य के साथ पूरी तरीके से हम लोग श्रोता बनने के साथ साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते, समन्वय स्थापित कर लेते हैं। ठीक वही बात यहाँ पर वक्ता की बोलने की भी होनी चाहिए। यदि वक्ता हार्ट बाय हार्ट वृत्ति से बोल रहा है तो निश्चित ही उसकी जो संप्रेषण प्रणाली है वह श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाएगी और जो वक्ता अच्छा बोल रहा है, सुनने वाले श्रोते कितने भी बोर हो, कितने भी नीरस हो, हम कहेंगे कि कितने भी शुष्क प्रणाली के हो, उन्हें सुनना ही पड़ता है। तो 3 पॉइंट हमारे हुए। वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विषय भी रुचिकर होना चाहिए, वक्ता की संप्रेषण शैली सुगठित गहन होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना लास्ट वाला पॉइंट है आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक के द्वारा संप्रेषण। अब देखिएगा कि यदि आप लोग आकाशवाणी को सुन रहे हो या दूरदर्शन पर किसी नाटकों को संप्रेषण को देख रहे हो तो वहां के नाटक के जो डायलॉग्स होते हैं, जो बोलने की उनकी स्टाइल होती है वो कितनी भिन्न होती है ना। मतलब हर तरीके से बोलते समय हम सभी लोगों को ये सारी चीजें आवश्यक हो जाती है कि हम संप्रेषण किस रूप में कर रहे हैं।
बोलने वाला वक्ता तो बोलता है, हमारी श्रद्धा यदि नहीं है तो वह विषय भी हमें रुचिकर नहीं होगा, और यदि विषय रुचिकर नहीं है तो वक्ता की संप्रेषण शैली कितनी भी सुगठित होती है तो हम उसे आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए जो आकाशवाणी या दूरदर्शन के नाटकों के माध्यम से जो संप्रेषण होता है, वह संप्रेषण को सुनना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और यह है श्रवण की कौशल्य का जो विकास होता है, उस कौशल विकास के तत्व के रूप में हम उसे आत्मसात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस श्रवण में कई प्रकार की बाधाएं भी होती है, कई प्रकार की निगेटिविटी भी होती है। जैसे वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े जोर जोर से बात करते हैं और कानों को उनकी आवाज अच्छी भी नहीं लगती, मतलब वो शायद लेडीज भी हो सकती हैं, चाहे वो जेंट्स भी हो सकते हैं, इतने जोर से आवाज करके बोलते हैं तो उनकी जो आवाज होती है वो आवाज हमारे माइंड को अच्छी नहीं लगती। तो जिस प्रकार वक्ता का जो बोलना है, वह वक्ता यदि बोलते समय बहुत तीव्रता से उच्चारण करता है तो जिस कारण श्रवण में बाधा है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं। अब की बात अलग है, इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते थे। यदि हम लोग यहाँ अपने ऑनलाइन पर चल रहे हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती है कि मैडम हमारी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शब्दों का उच्चारण नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये भी वहां पर आता है। क्यों श्रवण में बाधाएं क्यों आती है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो लेकिन हमें यहाँ पर मात्र वक्ता और सुनने वाला श्रोता इन दोनों को लेना है। तो वक्ता के द्वारा जो तीव्रता से उच्चारण किया जाता है, उस तीव्रता से जब उच्चारण वह व्यक्ति करता है तो जोर से बोली जाने वाली वह जो आवाज है, वह आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, जिस कारण हम उनकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। सेकेंड पॉइंट, वक्ता द्वारा अस्पष्ट बोलना। मेरा सुना यदि मैंने ही सुना तो क्या खाक सुना? कई लोग ऐसे होते हैं, हम यदि बात करें तो गर्ल्स के खास तौर पर जब आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, जब आपकी ओरल एग्जाम होती है, आमने सामने बैठे रहते हैं, शिक्षक आपको प्रश्न करता है लेकिन हम इतने स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि वो वक्ता खुद हैरान हो जाता है कि हम क्या सुन रहे हैं, है ना। तो जब वक्ता के द्वारा अस्पष्ट बोला जाता है तब भी श्रवण में बाधाएं आती है। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता तो बोलता है लेकिन उसका बोलना क्लियर नहीं होता, अस्पष्ट हो जाता है, जिस कारण श्रवण में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत तेज या बहुत धीरे बोलना। मैंने कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत तेज बोलते हैं, है ना। आप लोगों को हमने पहले ही सवाल किया था कि बेटा क्या हमारा बहुत तेज हो रहा है या फास्ट हो रहा है, बोलते समय जल्दबाजी हम लोग कर लेते हैं, तो ये दिक्कत होती है। कई लोगों की ऐसी प्रणाली होती है, हम यदि शैली की बात करें, स्टाइल की बात करें, हर एक की स्टाइल अलग अलग होती है। आपने हिंदी के कई टीचर्स को देखा होगा, 11 सॉरी माफ कीजिएगा कि जैसे आपने 10th में या 12 में देखा होगा आपने कि जो टीचर्स होते हैं उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज बोलते हैं तो कोई बहुत धीरे बोलते हैं। तो ये जो स्टाइल, ये जो शैली उस वक्ता की होती है, उस तेज बोलने से भी समझ में नहीं आता और बहुत धीरे बोलने से भी समझ में नहीं आता, जिस कारण श्रवण में बाधा होती है। भाषा का तुतलाना। अब बच्चों के तुतलाने की बात तो समझ में आती थी, लेकिन ये भाषा का तुतलाना मतलब क्या होगा? क्या आप समाज का अवलोकन करते हुए आप लोग कह पाओगे कि भाषा का तुतलाना श्रवण में बाधा है, कैसे स्थापित कर पाएगा? कोई भी जिन्हें आ रहा है। मैम भाषा को तुतलाना कि जो बोल रहा है उसका तुतलाना? हाँ बोलिए बोलिए बेटा। मैम भाषा का तुतलाना मतलब ये जो बोल रहा है उसका तुतलाना कि भाषा कैसे तुतला सकती है? कैसे तुतला सकती है? व्यक्ति की भाषा तुतलाना ऐसा उनका, वक्ता की भाषा तुतलाना ऐसा उस पॉइंट का है। अच्छा,
तो वही मतलब मैम कि अगर उनको कोई शब्द जो हार्ड शब्द है उसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो उसको तुतलाना बोलेंगे। कैसे तुतलाएंगे? लेकिन हम छोटे बच्चे की बात तो समझ सकते हैं बेटा, लेकिन बड़े लोग कैसे तुतला सकते हैं? हम्म हम्म, ठीक, देखिए, यदि हम कहते हैं कि कई बार जीवा की अपरिपक्वता के कारण छोटे बच्चे तुतलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता, वो भी तुतलाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां हम तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि इनकी जीवा की अपरिपक्वता है। उस समय में जीवा का जो नुकीलापन होता है, वह नुकीलापन कम होने के कारण वह जो लोग होते हैं वो तुतलाते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो भाषा को तुतलाते हैं, मतलब वो उच्चारण प्रणाली उनकी क्लियर नहीं होती है, तो बोलते समय हम उनको सुन नहीं पाते हैं। या जिनका समाज का यदि अवलोकन करते हैं, हमने अभी आपको पूछा, तो समाज का अवलोकन करते समय कई प्रकार के लोग हमें मिल जाते हैं जिनकी जीवा अपरिपक्व है, ऐसे छोटे बच्चे तुतलाते हैं। जिनकी जीवा नुकीली नहीं है, ऐसे लोग तुतलाते हैं। थर्डली, जिनके ओष्ठ टूटे हुए हैं, कई समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका ऊपर का या निचला ओष्ठ टूटा हुआ होता है ना। जब उनका ओष्ठ टूटा हुआ होता है या टंग में किसी को कुछ जीवाणु कोई समस्या होती है, तब वह व्यक्ति तुतलाता हुआ दिखाई देता है। या उसका बौद्धिक संतुलन यदि ठीक ठाक नहीं होता है तो भी वह व्यक्ति तुतलाता हुआ दिखाई देता है। जिस कारण ये जो रीजन हमने आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि जो बोलने वाला वक्ता है वह यदि बार बार तुतला रहा है तो हमारे श्रवण में बाधाएं निश्चित तौर पर आती है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको सभी को? जी मैम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, श्रोता का ध्यान सुनने की बजाय दूसरी ओर होना। इस पॉइंट को तो हमारे अलावा आप सभी लोग, कोई भी नहीं होगा ऐसा कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा पाए, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि 18 या 20 लोग हम लोग जुड़ते हैं, लेकिन 20 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे श्रोता हैं जो ध्यान से सुनते हैं? कई लोग इस पॉइंट से सहमत होंगे या नहीं, आई डोंट नो, यू नो दैट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्लासरूम की भी बात करें अपन, तो क्लासरूम में कोई भी टीचर हो वो आपको जी जान लगाकर पढ़ाता है, और हम लोग चले जाते हैं किसी गार्डन में, हम लोग चले जाते हैं किसी मार्केट में, हम लोग इतना ही नहीं तो घर में चले जाते हैं कि घर में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तली जा रहे हैं और हमें यहाँ पर तला जा रहा है। माने श्रोता का जो ध्यान होता है वह सुनने की बजाय दूसरी ओर चला जाता है, तभी श्रवण में बाधाएं पहुंचती है। क्लियर हुआ? जी मैम। कौन बताएगा ये जो हुआ आज का? यस, बताइए। आज का जो हुआ वो थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए ताकि हम भी सेटिस्फाई हो जाए। हमने जो चीजें आपको बताई उसे आपने किस ढंग से ली या नहीं ली, तो वो यदि एक बार आप लोग समझा देते हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने आगे बढ़ने की आज्ञा तो निश्चित तौर पर दे ही दी हमें, लेकिन हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आपने हर किसी पॉइंट को अच्छे से ले लिया हो। बताइएगा, भाषा कौशल्य से स्टार्ट कर दीजिएगा। भाषा कौशल में श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, इनमें आउटपुट, इनपुट। श्रवण क्या होता है, श्रवण कौशल्य के तत्व क्या होते हैं, बोलते चले जाइए, हम स्लाइड चेंज करते जाए, बोलते जाए। बोलो भाई, कोई भी। केवल सुनेरा नहीं बनना है, सुनना है मतलब ध्यान देकर सुनना है, ये बताया था। देखिए ये आ गया रनिंग आउट ऑफ द टाइम। मैम संक्षिप्तियों का प्रयोग आपने बताया था कि कैसे हम चीजों को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जैसे रामचंद्र को राम कर देते हैं, वेरी पूरा लंबा नहीं सुनना चाहते उसको शॉर्ट कर देते हैं।
और भाषा कौशल्य में मैम फिर आपने ये बताया था कि मतलब श्रवण और भाषण वाचन लेकर इसमें इनपुट आउटपुट कौन सा है, और श्रवण क्या होता है, श्रवण मतलब सुनना होता है। फिर उसके बाद में श्रवण कौशल विकास के तत्व मतलब कि सामने वाला किस तरीके से बात को रखता है, किस प्रकार से बोलता है, जो सामने वाले को समझ आता है उसी भाषा में बोलता है कि कोई दूसरी भाषा में बोलता है कि सामने वाले को समझ में ना आए, इस टाइप से। और इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? रिंकी जय, आप बात कर सकते हो। तेजल जी, क्या हुआ? क्यों गायब हो रहे सब लोग? प्रतीक्षा, खुशहाली, नेहा, हर्षिता। जी मैम। हाँ, श्रवण में मतलब जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि मतलब सुनना, तो सुनने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो ये 4 चीजें जरूरी है। जैसे वक्ता के प्रति श्रद्धा, मतलब उसके तरफ ध्यान रख के सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं। ध्यान इधर उधर भटका रहेगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाले ने कौन सी बात रखी, या फिर हम सामने वाले की बात का दूसरा मतलब निकाल लेंगे अगर हमारा ध्यान नहीं रहा तो श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए सुनते समय। फिर विषय रुचिकर होना चाहिए। अगर विषय हमारे इंटरेस्ट का होगा तो अपने आप ही उसमें कंसंट्रेशन, ध्यान आ जाता है सुनने में। और बोरिंग होगा तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, 2 मिनट के बाद हम इधर उधर कुछ और सोचने लगते हैं। फिर वक्ता की संप्रेषण शैली, मतलब वो किस भाषा में बात कर रहे हैं जो सामने वाले को समझ में आता है उसमें, कि किसी और ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो अगर जो सामने वाले को समझ में आए उसी भाषा में हो बेहतर, तो श्रवण अच्छे से होता है, सामने वाले को सुनने में और समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आकाशवाणी दूरदर्शन नाटक के द्वारा संप्रेषण, इनका मतलब लाइन भाषण जो होता है वो हमें समझ में ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी शैली अलग होती है। डायलॉग्स बोलने के तरीके अलग होते हैं। नॉर्मल भाषा में जो हम घर में बात करते हैं उसी चीज को अगर वो दूरदर्शन पे बोलेंगे तो उसका लहजा, बोलने का तरीका एकदम अलग होगा, शब्दों का चयन अलग होगा। तो ये भी, इसमें भी श्रवण में मतलब अलग अलग टाइप के, से दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म अलग होगा, और कोई और अगर हम रामायण वगैरह के नाटक देख रहे हैं उनका भाषा का तरीका अलग होगा, इस टाइप से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। आप देखिए कि यदि हम बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो, भाषा कौशल्य को आत्मसात कर रहे हो, रग भी अन्य वक्ता के प्रति श्रद्धा भी, हमारा इंटरेस्ट भी उस विषय के साथ बन चुका है, उस वक्ता की संप्रेषण शैली भी अच्छी है, हमने आकाशवाणी दूरदर्शन नाटक के द्वारा संप्रेषित भी कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें सुनते समय बाधाओं को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। तो कौन कौन से ऐसी श्रवण में बाधाएं होती हैं, उसे स्पष्ट करें अभी। श्रवण की बाधाएं, हाँ बोलिए तेजल। तेजल बोलिए बोलिए। हाँ, ये जागृति पाटिल जुड़ी हुई है। जागृति जी, हम आपसे कल से बात करना चाहते हैं। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा, इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया है। रिंकी को, गायत्री को, हर्षिता मैम कोई धीमे से का बोलता है तो कोई जोर से, इसलिए श्रोताओं को बहुत प्रॉब्लम आती है सुनने में। आपने पहले पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया बच्चे। वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। कौन बताएगा?
मैम वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण मतलब जैसे अगर उनकी आवाज बहुत तीखी है, कर्कश है, तो सुनने में मन ही नहीं करेगा, उनकी आवाज तीखी लगेगी कानों को। तो ये अगर वो इस तरीके से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो पसंद नहीं आएगा उनका सुनना। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और अ, वक्ता द्वारा अस्पष्ट बोलना मतलब धीमी आवाज में बोलना, क्लियर नहीं बोलना कि सामने वाले को सुनाई भी दे कि वो क्या बोल रहे हैं, या मुंह की मुंह में बोलना, तो उसको अस्पष्ट बोलना बोलते हैं। बिल्कुल सही। और तेज या बहुत धीरे बोलना, मतलब बहुत फास्ट बोलना, जिससे जैसे अगर हम बहुत हार्ड वाली हिंदी बोल रहे हो, टीचर बहुत तेज बोल रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। और अगर वो धीरे धीरे और सादी भाषा में धीरे धीरे समझाएं तो समझ में आता है। और बहुत धीरे बोलना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ले लीजिए, बहुत लंबे लंबे पॉज लेके वो बोलते थे बीच बीच में, तो वो बहुत धीरे धीरे बोलना हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है उसमें। फिर भाषा को तुतलाना मतलब जैसे अगर कोई बोलने वाले में अगर कोई प्रॉब्लम, ऐसे ऑपरेशन हुआ है कैंसर का मुंह का, तो नहीं बोल पाते, जैसे शरद पवार जी, क्लियर उनका अभी सुनाई नहीं देता क्या बोलते हैं वो। फिर अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जैसे जिस भाषा में बात करते हैं उसका एक्सेंट बहुत थिक है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा हरियाणवी क्या बोल रहा है, यूपी वाले को समझ में नहीं आएगा उसकी हिंदी, बिल्कुल सही। वैसा। और श्रोता का ध्यान सुनने की बजाय दूसरी ओर होना, या ध्यान भटक जाना, अगर टॉपिक अच्छा नहीं, बोरिंग है, या लगातार जब जो बोल रहा है भाषण दे रहा है वही अकेले बोलता रहा है, बीच में कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इंटरेक्शन नहीं कर रहा, सामने वाला बोर हो जाता है अगर उसके इंटरेस्ट का अगर वो टॉपिक ना हो तो ऐसे ही उसमें ध्यान भटकने लग जाता है, तो वो भी दिक्कत आती है श्रवण में। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। बहुत सुंदर रीति से आपने श्रवण की बाधाओं को भी स्पष्ट किया। कल की तासिका में हम भाषण को उठाएंगे कि भाषण क्या है, और भाषण को प्रभावी बनने की जो विधियां है उसे भी हम आपके सम्मुख रखेंगे। साथ में भाषण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं, भाषण का उद्देश्य क्या होता है, वाचन पठन करने के बाद छात्रों का अन्वेषण कैसे होता है, इसे भी हम लोग कल की तासिका में देखेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा एवं उच्चतम प्रयास किया है आर्टिकल्स को लिखने का। सुंदर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जो कि नाइट तक हमने उसे जांचा। बहुत कम लोगों ने उच्चतम रीति से लिखने का प्रयास किया है। केवल दो अर्शिता वर्मा, गायत्री, इन दोनों के ही आए हुए हैं क्लासरूम पर। बाकी के सभी लोगों ने इस पर डलवाए हैं गूगल क्लास, व्हाट्सएप पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें व्हाट्सएप का भी मिल गया, गूगल क्लासरूम का भी मिल गया। आप लोगों ने बहुत उच्चतम प्रयास किया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और यदि आप लोगों को जिज्ञासा बनती है कि हमें हम कविता भी कर सकते हैं कोविड पर या कोरोना महामारी पर या आपके ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर, कविताओं का भी स्वागत होगा। जैसे आर्टिकल आप लोगों ने लिखा हुआ है, वैसे हम चाहते हैं कि कविता में भी आप लोग उच्चतम स्थिति प्राप्त करो। लेखन क्या होता है, लेखन की स्टाइल क्या होती है, लिखते समय हमें किन किन चीजों का आवश्यक ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी वास्तविकता होती है, और वास्तविकता को लेकर कैसे कवि बनते हैं, कैसे रचनाकार बनते हैं, यह भी हम आपको लेखन के संदर्भ में बात करते हुए बताएंगे। फिलहाल हम लोग जो आपको जैसे याद आ रहा हो उसे लिखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा कि कोई भी गूगल महाराज का एज इट मत लीजिएगा, अपनी भी बातों को वहां पर रखिएगा। यदि आप लोग केवल गूगल का एज इट उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट बना देते हैं, तो सही में वह आपकी चोरी होगी, और चोरी करना शिक्षा क्षेत्र में अपराध माना जाएगा। इसलिए कहीं का भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बार बार आपको सूचित किया जा रहा है। कल के दिन किसी ने दिया था ऐसा ही, तुरंत उन्होंने डिलीट करवा दिया जब उन्हें मैसेज डाले तो